चलिए 44 है। देखिए इन अ थ्री फेस, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल का ही क्वेश्चन है। इन अ थ्री फेस एसी मोटर द एक्सप्रेशन टू फाइंड एचपी ऑफ द मोटर। ओके, जो थ्री फेस एसी मोटर होता है उसमें जो अपन मोटर का हॉर्स पावर कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। फॉर्मूला भी अपने को याद कर रखना है, हो सकता है फॉर्मूला पूछ दे। तो Z इंटू वोल्ट्स इंटू एम्पियर्स इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 746, ये एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, एसी मोटर का हॉर्स पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो जेड का वैल्यू वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है ना। जेड का वैल्यू जो है वो पूछ रहा है, तो वो क्या होगा 1.73 एक्चुअल में इसका वैल्यू होता है। यहाँ अपन प्रिंटिंग मिस्टेक मान के इसको राइट आंसर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब अपन ये फॉर्मूला देखेंगे, है ना, ये हॉर्स पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इंटू ये जो 1.73, ये 1.73 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, थ्री फेस का हॉर्स पावर कैलकुलेट करने में जो 1.73 है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो एक्चुअल में ये एसी मोटर का हॉर्स पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्या फॉर्मूला पूछ ले, कि फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने और आपको फॉर्मूला को, राइट फॉर्मूला को, आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो z का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1.73, तो इसका राइट आंसर अपन सी मानते हैं। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी। जो एसटीपी है उसका फुल फॉर्म क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45। एक है सीवेज, स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा है सेवेजेस ट्रीटमेंट प्लांट, और तीसरा क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज कर करके उसने क्या किया है, ऑप्शन को कंफ्यूजन में डाला है ना। किसी को स्पेलिंग मान लीजिए क्लियर नहीं रहेगा तो क्या है, इसमें फंसेगा। इसलिए इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, 45, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान इसका राइट आंसर है। ठीक है, एसटीपी का। तो ये हो गया आपका एसटीपी। हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 है ना। कहते क्लियर है, इसमें स्पेलिंग में फंसेगा कोई, अगर क्लियर नहीं रहेगा स्पेलिंग तो यहाँ क्या होगा, स्पेलिंग में फंस सकता है। इसलिए इसको क्लियर रखना है कि ये क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। द डस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज वंस इन एवरी डैश मंथ। कितने मंथ में अपने को डस्ट फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग करना है, डस्ट का जो सैम्पलिंग करते हैं वो कितने, हर मंथ में कितने इंटरवल में किया जाएगा, है ना। तो इसका क्या है, 10 मंथ, हर 10 मंथ में इसका जो हम लेते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, हर 10 महीने में इसको अपने को करना पड़ेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स फॉर हेड एंड स्पाइन इंजरीज। ठीक है, आपके हेड में इंजरी हुआ है, स्पाइन में इंजरी हुआ है, उसका जो एक्सटर्नल इंडिकेटर, क्या आपको बाहर से कैसे पता चलेगा कि इसके सर में चोट लगा है और स्पाइन में चोट लगा है ना, ये आपका क्वेश्चन है। पहला है ब्लड और अदर फ्लूइड्स इन द ईयर्स और नोज। ठीक, नाक और कान के पास, नाक और कान से ब्लड निकलेगा और कोई दूसरा फ्लूइड्स मतलब कोई भी तरल पदार्थ, पानी जो है, पानी टाइप कुछ भी लिक्विड आइटम निकलेगा, है ना। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है, अनयूजुअल बम्प्स और डिप्रेशन ऑन द हेड और ओवर द स्पाइन। ठीक है, जो सर या स्पाइन में क्या होगा, कुछ अलग तरीका सा, या तो फूल जाएगा,
है ना, खुल जाएगा या डिप्रेशन पड़ जाएगा। ओके, सी हैज सीजर्स, सेवर सीवियर हेडेक्स और स्लर्ड स्पीच। ठीक है, सर में दर्द होगा और बोलने में क्या होगा, आपका मुश्किल से बोलेगा, वो स्लर्ड स्पीच हो जाएगा। ठीक, और डी ऑप्शन है ए एंड बी, और ई ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, तो एक्सटर्नल जब एक्सटर्नल इंडिकेटर आपको कैसे देख के पता चलेगा उसकी उसके सर में और स्पाइन में चोट लगा है। तो एक तो ये कंफर्म है कि अनयूजुअल बम्प्स हो जाएगा और डिप्रेशन हो जाएगा, हेड में या तो फूल जाएगा या तो गड्ढा हो जाएगा, और स्पाइन में भी, है ना। और ये दूसरा भी, ये भी सही है कि ब्लड और अदर फ्लूइड्स इन द ईयर्स और नोज, नाक और कान से क्या होगा, खून निकलेगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी रिटेन्ड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। जो अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए रिटेन किया जाता है ना, जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, जब तक एम्प्लॉयड है पर्सन तब तक उस मेडिकल सर्टिफिकेट को रखा जाता है। The medical certificate should be maintained as long as the person employed and 10 years thereafter। ठीक है, जब तक अपना वो पर्सन है एम्प्लॉयड रहेगा तब तक, और उसके बाद भी 10 साल तक। डी है मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी मेंटेन एज लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड एंड 5 years thereafter। और लास्ट ऑप्शन है नो नीड टू कीप एंड मेंटेन द मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये, जब तक वो एम्प्लॉयड रहेगा तब तक मेडिकल सर्टिफिकेट को अपने को क्या करना है, मेंटेन रखना है, और उसके बाद भी 10 साल तक। ठीक है, एंड 10 years thereafter। Question number 49, main emphasis given by the ninth conference on safety in mines is on dash sorry main emphasis given by the ninth conference में माइंस में सेफ्टी से रिलेटेड क्या दिया गया था। नीड ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अगला डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद है HEMM का सेफ्टी के बारे में बताया गया था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था, या इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें क्या बताया गया था, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। जनरल सेफ्टी में जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के लेक्चर्स में है उसमें आप देखेंगे ये सब बताया गया है कि कौन से सेफ्टी प्लान नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट आया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आगे भी आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है किस नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में क्या इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपना 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में बताया गया। सेक्शन 26 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू, है ना, जो सेक्शन 26 है माइंस एक्ट का, माइंस एक्ट का सेक्शन 26 सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर देता है, ये क्वेश्चन है। पहला है अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट एनी केस ऑफ नोटिफाइड डिसीज ऑब्जर्व्ड और सस्पेक्टेड। 26 क्या ये पावर देता है कि नोटिफाइड डिसीज अगर किसी को होता है तो वो एक कमिटी का कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करेगा, उसमें इंक्वायरी करवाएगा। बी है अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू इंक्वायर एन दैट एक्सीडेंट दैट इंजर्ड मोर देन 5 पर्सन। ठीक है, 5 से ज्यादा लोग जिसमें इंजर्ड होते हैं, 5 से ज्यादा इंजर्ड होते हैं, उसके क्या है, अब कंप्लेंट पर्सन अपॉइंट करेगा, उसको इंक्वायरी करवाएगा। सी क्या है, अपॉइंट अ कंप्लेंट पर्सन टू गिव अ रिपोर्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ माइंस। ठीक है, माइंस के ग्रुप के लिए क्या किया जाएगा, एक कंप्लेंट पर्सन अपॉइंट करेगा, तो माइंस के ग्रुप को रिपोर्ट करेगा। और डी है अपॉइंट अ कंप्लेंट पर्सन टू सजेस्ट मॉडिफिकेशन इन द रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा, है ना। एक ये है अगला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है कि कंप्लेंट पर्सन को अपॉइंट करेगा जो वो सजेशन देगा कि रूल्स रेगुलेशन में क्या मॉडिफिकेशन करना है।
और लास्ट है अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू डेवलप सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एक्चुअल में जो माइंस एक्ट का सेक्शन 26 है उसमें क्या बोला गया है कि जो नोटिफाइड डिसीज अगर कुछ माइंस में हो जाता है, ऑब्जर्व और सस्पेक्ट होता है, तो अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट एनी केस ऑफ नोटिफाइड डिसीज ऑब्जर्व और सस्पेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ए, कि अगर नोटिफाइड डिसीज होता है तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, उसमें इंक्वायरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ फॉल्स in respect of the decision taken by the committee constituted under section 12 of the Mines Act 1952। ठीक है, तो माइंस एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसमें जो कमिटी बनता है जो सेक्शन 12 है उसमें जो माइंस एक्ट है उसमें जो कमिटी बनता है, ठीक है, तो उनमें से जो कौन सा, ये जो ऑप्शन हम पढ़ेंगे उसमें से कौन सा फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ऑल क्वेश्चंस रेफर टू अ मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन द क्वेश्चन मेंबर। ठीक है, क्लियर। पहला है कि अगर कुछ डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेगा तो कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का जो मेजोरिटी देगा, जैसे किसी एक बात पे सहमत असहमत हो सकते हैं, 5 मेंबर है तो 3 मेंबर जो जिस चीज पे सहमत रहेंगे वो डिसीजन माना जाएगा। दूसरा है इन केस ऑफ एन इक्वल डिवीजन ऑफ वोट्स और ओपिनियंस द चेयरमैन शेल एक्सरसाइज एन एडिशनल वोट। ये भी सही है कि अगर 5 लोग हैं, सॉरी, उस मीटिंग में मान लीजिए 6 लोग आ गए, है ना, तो अपना जो तीन तीन का वोट मिला, तीन तीन का वोट मिला तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चेयरमैन को ये पावर रहता है कि वो लास्ट में अपना वोट दे सकता है। लास्ट है any member disagreeing with the decision of the committee cannot enter a note of dissent to form the part of the report। ये गलत चीज है ना, कि अगर कोई डिसएग्री रहेगा कि नहीं ये बात सही नहीं है, मतलब जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उससे डिसएग्री रहेगा, वो कमिटी में वो पार्ट, उस रिपोर्ट का पार्ट नहीं रहेगा। ये गलत बात है, तो फॉल्स में सी ओनली होगा। ठीक है, मतलब डिसीजन लिया जाएगा तो मेजोरिटी से लिया जाएगा। और क्या बोल रहा है, अगर इक्वल वोट्स मिल गए तो अपना जो फाइनल डिसीजन हैगा वो चेयरमैन के वोट से फाइनल किया जाएगा। चलिए, व्हाट आर द सेफ्टी फीचर्स टू बी प्रोवाइडेड इन डोजर्स अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2008। ठीक है, तो डोजर में क्या सेफ्टी फीचर्स डाला गया इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। पहला है रोल ओवर प्रोटेक्शन, टर्बो चार्जर गार्ड, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर। दूसरा है कैनोपी, टर्बो चार्जर, गार्ड, फायर रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक होसेस एंड सीट बेल्ट। 1 मिनट रुकिएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी, रोल ओवर प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, रोल ओवर प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर जो हमारा गाड़ी है वो पलट भी जाए गाड़ी जो है हमारा वो पलट भी जाए तो उसको जो हमारा ऑपरेटर है कुछ ना हो। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिक, ठीक है, सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, कैनोपी टर्बो चार्जर गार्ड फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस सीट बेल्ट, रोड प्रोटेक्शन टर्बो चार्जर गार्ड फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस एंड इमरजेंसी स्टॉप स्विच। लास्ट डी ऑप्शन है रोल ओवर प्रोटेक्शन टर्बो चार्जर गार्ड फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस एंड सीट बेल्ट, रोल ओवर प्रोटेक्शन टर्बो चार्जर गार्ड फायर एक्सटिंग्विशर एंड सीट बेल्ट। ठीक है, इसमें सब में जो एक्चुअल आंसर क्या है, जो डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2008 दिया गया, वो है रोल ओवर प्रोटेक्शन टर्बो चार्जर गार्ड फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होस, है ना। जो फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होस, जो हाइड्रोलिक उसमें डालते हैं वो क्या होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए और सीट पर। ठीक है,
तो आप एक चीज देखिए कि सर्कुलर से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका सर्कुलर का क्लास चल रहा है, ठीक है, उसको आप सीरियसली करें और उसके नोट्स बनाते रहें। ओके, सर्कुलर से भी क्वेश्चन कभी क्या है, देखिए पेपर को हार्ड बनाने के लिए क्या करेगा, सर्कुलर से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लेगा। ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, CMR एक्ट, रूल मैनेजमेंट और जो इलेक्ट्रिक है, ये सब अपन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये सब पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हार्ड बनाया क्वेश्चन पेपर तो ऐसी, अब 2008 का सर्कुलर आपसे पूछ रहा है, इस तरीके का सर्कुलर है ना, ये सब में किसी का ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो आपके सर्कुलर की क्लासेस हो रहे हैं, आप उसे अच्छे से करें और उसके नोट्स बनाते चले। जो जो इम्पोर्टेंट दिखा, आप जब भी वीडियो लेक्चर लें तो पेन कॉपी लेके बैठें। जहाँ कुछ एग्जाम इम्पोर्टेंट आ गया तो वहाँ क्या करें, आप उसे नोट कर लें, ताकि दोबारा आप उस नोट्स को देखोगे तो आपको लेक्चर याद आएगा कि इसके बारे में क्या बताया गया था, है ना। इफ अ विक्टिम हैज सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग सस्पेक्टेड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू। ठीक है, अगर फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अप्लाई हीट टू द इंजर्ड एरिया। दूसरा ऑप्शन है एलिवेट सस्पेक्टेड एरिया एंड कॉल फॉर एम्बुलेंस, प्लेस द विक्टिम इन अ सिटिंग पोजिशन, गिव फ्लूइड्स टू रिप्लेस ब्लड लॉस, और ई है गो ऑन प्रोसेसिंग प्रेसिंग द स्टोमक। ठीक है, स्टोमक, पेट को दबाते रहो, ये गलत हो जाएगा। प्लेस द विक्टिम इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन नहीं, कहाँ चोट लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन क्या रहेगा, है ना। इंजर्ड एरिया को में हीट मतलब सेकना, ये भी गलत बात है। और क्या हो गया, उसको पानी पिलाओ ताकि ब्लड लॉस हुआ है वो ठीक हो जाए, ये भी गलत। असल में क्या है, कहीं भी आपको चोट लगा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है ना, इंटरनल ब्लीडिंग मान लीजिए हो गया जो, तो आपको क्या करना है, उस सस्पेक्टेड एरिया, आपको जहां लग रहा है कि यहाँ चोट लग सकता है, यहाँ से उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग होता है उसे इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। उस एरिया को क्या करना है, एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने से फायदा क्या मिलेगा, जो हार्ट का लेवल है उससे जब आपका इंजर्ड एरिया ऊपर होगा तो क्या होगा, वहाँ ब्लड फ्लो कम होगा, है ना। हार्ट जो ब्लड ब्लड को पंप करता है, तो जो, अगर मान लीजिए हाथ में इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है ना, अंदर अंदर हाथ में, तो अपने को सस्पेक्ट है कि यहाँ चोट लगा होगा, तो इस हाथ को अपन क्या करेंगे, जब ऊपर उठा देंगे तो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ऊपर की तरफ वो धीरे पंप करेगा, है ना, नीचे की तरफ तेजी से जाएगा उसका फ्लो, लेकिन ऊपर की तरफ धीरे जाएगा। ठीक है, तो इसका और एम्बुलेंस को कॉल करना है। ठीक, इंटरनल ब्लीडिंग में फर्स्ट एड ऐसा देते हैं। अगला क्या है, चीफ इंस्पेक्टर। Chief Inspector is appointed under the Mines Act 1952 rules, appointed under the Mines Rules 1955, appointed under Mine Vocational Training Rule, Rescue Rule, है ना। तो ये दोनों तो एकदम खत्म ही हो गया ऑप्शन, रेस्क्यू रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। और माइंस रूल्स और एक्ट में कंफ्यूजन है, तो एक्ट में ही देखिए सारा कुछ ये सब कुछ दे दिया है। अगर आप एक्ट से पढ़ना चालू करेंगे तो वहीं आपका चीफ इंस्पेक्टर के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है, 1952 माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग इसे अपॉइंट किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर होता कौन है, डीजीएमएस का हेड मान के चलिए आसान भाषा में, है ना। तो ये हो गया चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन 55, मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी यूज इन अंडरग्राउंड माइंस। हाँ, अंडरग्राउंड माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक यूज किया जा सकता है। पहला है 3.3 किलो वोल्ट, 3300 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। 1100 वोल्ट बहुत ज्यादा ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। 650 वोल्ट ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 650 वोल्ट। ज्यादा से ज्यादा आप अंडरग्राउंड माइंस से कितना यूज कर सकते हैं, 650 वोल्ट आप, सॉरी सॉरी, अंडरग्राउंड माइंस की बात हो रही है ना, हाँ हाँ, उसको फिर स्टेप डाउन करके, सॉरी, वो भी 1100, 11,000 नहीं, है ना। 55, तो अंडरग्राउंड माइंस में मैक्सिमम क्या है, 6600 वोल्ट अपन यूज कर सकते हैं। फिर इसे स्टेप डाउन करके जिस जिस
मशीन में जितना चाहिए पावर उतना अपन लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज तक अपन क्या कर सकते हैं, 6.6 किलो वोल्ट तक अपन अंडरग्राउंड में ले जा सकते हैं। द पर्सन दैट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन ट्रेनिंग इन हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में पहले ही ट्रेनिंग कर चुका है। he should undergo this training again if he has not worked in handling explosives for a continuous period of, ठीक है, पहले ही क्या कर चुका है, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर चुका है एक्सप्लोसिव को हैंडलिंग का, लेकिन बहुत दिनों से उसने क्या किया, ये काम छोड़ दिया था, है ना, बहुत दिनों से क्या किया था, उसने ये काम छोड़ दिया था। कितने समय के लिए वो काम छोड़ेगा तो उसे दोबारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है ना। उसे ट्रेनिंग कर चुका था पहले, और उसने फिर कितने दिनों तक, अगर 6 महीना की साल भर की 2 साल, कितना दिन वो काम, उस काम को नहीं किया है तो उसे दोबारा करना पड़ेगा। 6 मंथ उसका राइट आंसर क्या है, 6 मंथ और मोर बिफोर सच री एम्प्लॉयमेंट, है ना। किसी ने अंडरग्राउंड ट्रेनिंग किया, वो क्या किया, दोबारा उस काम को कर रहा था, फिर 6 महीना तक क्या किया, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग नहीं किया, कुछ और काम में लग गया। तो अगर वो दोबारा एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में आना चाहता है तो उसे 6 महीने से ज़्यादा, अगर वो किसी और काम में था, दोबारा एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वुंड्स दैट वुड रिक्वायर स्टिचेस आर, जो घाव हो जाता है, हमें चोट लगता है तो जो हमें, वुंड्स को आसान भाषा में क्या बोलेंगे, घाव, ठीक है। तो जो हमारे मान लीजिए चोट लग गया, तो किस कंडीशन में हम उसमें टाँका लगाएंगे, स्टिचेस लगाएंगे, कितने इंच से ज़्यादा जब वो घाव रहेगा, है ना, तो अपन को वहाँ टाँका लगाना है। 1 इंच से लंबा, ये पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 1 इंच से ज़्यादा लंबा। दूसरा है ब्लीडिंग फ्रॉम एन आर्टरी और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ठीक है, अगर आर्टरी, जो हमारे नसें होती है ना, आर्टरी क्या होता है, हमारा जो प्योर ब्लड लेके जाता है, ब्लड से, हार्ट से जो प्योर ब्लड लेके जो नस जाती है उसे आर्टरी कहते हैं। दूसरा ह्यूमन और एनिमल बाइट, है ना, किसी ह्यूमन ने हमें काट लिया तो उससे खून निकल रहा है, किसी एनिमल्स ने काट लिया, है ना, तो उससे खून, किसी जानवर ने काट लिया उससे खून निकल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 1 इंच से ज्यादा अगर आपका घाव है, 1 इंच से ज्यादा लंबा घाव है तो वहां अपन स्टिचेस करते हैं। और आर्टरी से अगर ब्लीडिंग हो रहा है और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां भी अपन स्टिचेस करते हैं। और कोई एनिमल काट लिया, कोई जानवर काट लिया, है ना, कोई इंसान ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, तो क्या होगा, आप स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। तो इस तरीके के फर्स्ट एड के क्वेश्चन आते हैं कि आपका टांका कब लगता है, किस तरीके के घाव में टांका लगेगा। 1 इंच से ज्यादा जब लंबा आपका घाव हो जाएगा तो वहां टांका लगेगा। आपके आर्टरी, नस में अगर खून निकल रहा है तो वहां आपका स्टिचेस होगा, और ह्यूमन और एनिमल बाइट से। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सेवरिटी इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, है ना, फॉर्मूला सेवरिटी इंडेक्स का जो लेक्चर में भी इस फॉर्मूला के बारे में बताया गया है ना। तो सेवरिटी इंडेक्स का एक्चुअली देखिए यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया। तो एफ और एस क्या है, एफ है फेटल, अगर कितने फेटल हुए हैं माइंस में वो एफ हो गया। एस क्या हो गया, कितने सीरियस इंजरी हुए हैं वो हुआ। ठीक है, साल भर का अपन क्या करेंगे कि कितने फेटल हुए, कितने सीरियस हुए, उसका डाटा लेंगे, फिर इस फॉर्मूला में डालेंगे, है ना, 58, फिर इस फॉर्मूला में डालेंगे। तो इसका राइट फॉर्मूला क्या है, 50F+S इंटू 10,000, 1 लाख, है ना, 1 लाख पर मैन शिफ्ट वर्क, इसका राइट फॉर्मूला यही है। एफ का मतलब है कितने फेटल इंजरी हुए, और एस का मतलब है कितने सीरियस इंजरी हुए। ठीक है, तो अपने पास डाटा आ जाएगा पूरे साल भर का, कितने फेटल हुए, कितने सीरियस हुए, फिर उसको। और सिविलिटी इंडेक्स होता क्या है, सिविलिटी इंडेक्स से हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट प्रोनेस ऑफ माइंस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सिविलिटी इंडेक्स। तो सिविलिटी इंडेक्स की इस फॉर्मूला से अपन निकालते हैं, और जितना भी वैल्यू आता है उससे अपन निकालते हैं एक्सीडेंट प्रोनेस ऑफ माइंस, कि उस माइंस में कितना एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, एक्सीडेंट फ्री है कि बहुत एक्सीडेंट होता है कि कम एक्सीडेंट होता है। तो सेवरिटी इंडेक्स से सिर्फ और सिर्फ यही पता चलता है। ठीक है,
सेवरिटी इंडेक्स भी अपने को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें से कौन पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? पर्सनल मतलब जो आपका सब काम कर ही रहे होंगे, तो पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या क्या करता है आप सबको पता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मैन पावर ये पर्सनल डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ मैन पावर ये पर्सनल डिपार्टमेंट दिखता है। वेजेस और सैलरी भी पर्सनल डिपार्टमेंट वगैरह देता है आपको, है ना, वो मतलब मैनेज करता है जो भी है। लास्ट में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सॉरी, पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब नहीं है। ठीक है, वो वेज देगा, सैलरी देगा, आपका जितने भी डाटा है वो मेंटेन करेगा, है ना। तो ये सारा कुछ पर्सनल मैनेजमेंट करता है, लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल पर्सनल मैनेजमेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हाट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स टू बी कवर्ड बाय पर्सनल डस्ट सैंपलिंग इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में पर्सनल डस्ट सैंपलिंग, जो पर्सनल डस्ट सैंपलिंग किस किस वर्कर को दिया जाएगा। पर्सनल डस्ट सैंपलिंग होता क्या है, वर्कर के साथ एक डस्ट सैंपलर अपन लगा देते हैं, वो जहाँ जहाँ काम करेगा, जितना देर काम करेगा, वो कितना डस्ट कंसंट्रेशन है वहाँ, वो सब बताएगा। पहला है ड्रिलर एंड हेल्पर, एक्सकेवेटर्स ऑपरेटर्स, डंपर टिपर ऑपरेटर, डोजर ग्रेडर, है ना। तो जो हमारे डस्ट में ज्यादा एक्सपोज होते हैं उन्हें अपन पर्सनल डस्ट सैंपलर देते हैं। दूसरा है ड्रिलर, हेल्पर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, डंपर टिपर ऑपरेटर, डोजर ग्रेडर ऑपरेटर एंड गार्डनर। ये गार्डनर आके ऑप्शन को गलत कर दिया। ड्रिलर, हेल्पर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर भी डस्ट पे जाते हैं, डोजर ग्रेडर ऑपरेटर। कैंटीन वर्कर ऑप्शन को गलत कर दिया है ना। एक्सकवेटर्स ऑपरेटर्स, डंपर टिपर, एक्सकवेटर, डोजर ग्रेडर, वर्कशॉप में जो हेल्पर हैं ये ऑप्शन को गलत कर दिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये ड्रिलर भी डस्ट में जाता है, उसका हेल्पर भी। एक्सकवेटर ऑपरेटर होते हैं जो जो शॉवल वगैरह चलाते हैं, है ना, वो भी डस्ट में जाते हैं। डंपर टिपर ऑपरेटर भी डस्ट में जाते हैं। डोजर ग्रेडर ऑपरेटर भी, क्रशर ऑपरेटर भी ज्यादा से ज्यादा डस्ट में एक्सपोज होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। इन माइंस वेयर डंपर्स और अदर ट्रैकलेस इक्विपमेंट जो टायर में चलते हैं, ठीक है, ट्रैकलेस इक्विपमेंट इज यूज्ड एंड हैव टू क्रॉस अ ओवरहेड लाइन। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी रूल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो मान लीजिए आपका ओपन कास्ट माइन से वहाँ ओवरहेड तो जाएगा ही, है ना, ये ओवरहेड गया है। ठीक है, 3 ठो ओवरहेड जाता है मान लीजिए, है ना। तो आपको डंपर यहाँ से पास होना, नीचे से रोड पार हुआ है तो ये जो डंपर पास होगा, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओवरहेड लाइन को जब क्रॉस करेगा डंपर, द मिनिमम क्लियरेंस एबव द ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन शुड बी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो लोवेस्ट कंडक्टर, मान लो 3 ठो ओवरहेड लाइंस गया है, तो ये जो ग्राउंड लेवल है ना, तो द मिनिमम क्लियरेंस एबव ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कितना वो ऊपर होना चाहिए आपका कंडक्टर। तो पहला ऑप्शन है नॉट मोर देन 12 मीटर, दूसरा है नॉट लेस देन 12 मीटर, और should be 3 meter more than the body rest condition of the largest tipper, D है not more than 15 मीटर, और E है not less than 9 मीटर, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, जो आपका लार्जेस्ट टिपर है, चाहे वो डंपर ही क्यों ना हो, उसको उसका बॉडी जब रेस्ट पोजीशन रहेगा तो उससे भी 3 मीटर ऊपर होना चाहिए, है ना। ये बॉडी रेस्ट पोजीशन ये हो गया कि मान लो ऑपरेटर बॉडी को नीचे करना भूल गया, है ना, ऑपरेटर क्या किया, ये बॉडी को नीचे करने भूल गया, तो भी उससे रेस्ट पोजीशन से भी 3 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी, शुड बी 3 मीटर मोर देन द बॉडी रेस्ट कंडीशन ऑफ द लार्जेस्ट टिपर्स। 62,
एज पर डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 36 1972, डीजीएमएस सर्कुलर का क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ द बेंच विद द फॉलोइंग डाटा। उसने डाटा दे दिया है ना, अब उसको आपको बताना है जो बेंच का सबसे कम चौड़ाई, कम से कम कितना चौड़ाई हो सकता है, हमको रखना ही है। द हाइट ऑफ द बेंच इज 7 मीटर। ठीक है, डाटा देखते हैं अपन कि ये जो बेंच है, मान लीजिए ये आपका बेंच है, ठीक है, तो ये बोल रहा है बेंच का जो हाइट है वो 7 मीटर है। चलो ठीक है। द बूम रीच ऑफ द मशीन इज 6 मीटर, है ना, मशीन का जो बूम का रीच है वो कितना है, 6 मीटर। ये आपको यहाँ मशीन बैठा देते हैं और ये बूम कहाँ तक पहुंच रहा है, ये 6 मीटर यहाँ तक बूम रीच है। और क्या बोल रहा है, द टिपर प्लेइंग ऑन द बेंच वेयर टिपर विड्थ इज 25 मीटर, है ना, जो टिपर है उसका चौड़ाई कितना है, 25 मीटर। एंड द वाइडेस्ट मशीन हिटाची X800 वर्किंग ऑन द बेंच वेयर द X800 विड्थ इज 5.5 मीटर। ये 2.5 है एक्चुअल में, है ना, 25 लिख दिया है, 2.5 इसको मान के चलते, सॉरी 25 ही रहेगा, 2.5। 25 मीटर बहुत ज्यादा होता है ना, तो टिपर का एक्चुअल विड्थ क्या है, 2.5 मीटर, ये ध्यान देंगे। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो और मैक्सिमम मशीन जो है, वाइडेस्ट मशीन वो क्या है, हाँ, वाइडेस्ट मशीन कितना है, 5.5 मीटर। मतलब जो आपका जो मशीन क्या है, वाइडेस्ट मशीन 5.5 मीटर, ये 5.5 हो गया। और ये क्या हो गया आपका, जो बेंच वाइडेस्ट मशीन 5.5, उससे ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, जो सबसे चौड़ा मशीन है बेंच में यूज हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, बेंच के हाइट से कम नहीं होना चाहिए। एक चीज क्लियर, देखिए बेंच का जब आप विड्थ देखते हैं ना, तो क्या देखेंगे उसमें, सबसे पहला तो देखेंगे जो बेंच का हाइट है, वो बेंच के हाइट से विड्थ कम नहीं होना चाहिए, है ना। या आपके ऑप्शन में पॉइंट लगाना भूल गया, 5.5, 1.5, 7.5। ठीक है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक इसको मानिए। तो 7 मीटर अगर आपका बेंच का हाइट है, तो चौड़ाई 7 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जितने भी ऑप्शन है उसमें क्या है, 7.5 मीटर ही ज्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेंच का विड्थ जो है वो क्या है, 7.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 75 मीटर इमेजिन की बहुत है। तो हाइट, विड्थ जो है वो क्या होना चाहिए, हाइट से कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर, जो आप पढ़े होंगे सीएमआर एमएमआर में, कि जो ओपन कास्ट का बेंच का विड्थ जो है वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। हाइट अगर 7 मीटर है तो विड्थ क्या होना चाहिए, हाइट से ज्यादा ही होना चाहिए, 7.5 मीटर। ठीक है। द मिनिमम, द माइनिंग टर्मिनोलॉजी एक्सप्लॉइटेशन और विनिंग इज, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन और विनिंग का जो मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग, एक्सप्लॉइटेशन और विनिंग, विनिंग मतलब निकालना होता है, ठीक है। जो हम कोयला या और को निकालते हैं उसको विनिंग बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग को नहीं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओर और इकोनॉमिक मिनरल फ्रॉम द अर्थ, यही है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन, विनिंग, जो मेटल माइनिंग में विनिंग वर्क यूज किया जाता है, विनिंग, है ना। और अपना सिलेबस में भी है विनिंग एंड वर्किंग। ठीक है, तो जो अपन इकोनॉमिक मिनरल, अर्थ से जो इकोनॉमिक मिनरल निकालते हैं, ओर को निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन और विनिंग। वेंटिलेशन गलत हो गया, डिटेल्ड मैपिंग ऑफ ओर बॉडी गलत हो गया। प्लॉटिंग एरर ऑफ अ प्लान मेड ऑन 1:2000 स्केल शैल नॉट एक्सिड। ठीक है, ये आपका जो सीएमआर है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, अलग से सर्वे वाला जो पोर्शन आएगा सीएमआर में, तो ये लिखा हुआ है उसमें कि प्लॉटिंग एरर कितना होना चाहिए, है ना। सीएमआर में, एमएमआर में भी है। तो 64 का राइट आंसर क्या है, जब 1:2000 स्केल में आप मैप बना रहे हैं तो उसमें जो प्लॉटिंग एरर है, प्लॉटिंग एरर कम से कम 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 50 सेंटीमीटर तक चलेगा। क्लियर है। A person can be designed, a person can be designated to act as workman inspector in mining discipline if, ठीक है, माइनिंग डिसिप्लिन में डब्ल्यू आई जो बनता है
उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर अपन क्या मैकेनिकल में भी चुनते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी चुनते हैं, माइनिंग में भी चुनते हैं। जो माइनिंग डिसिप्लिन में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है उसका कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 65। 65 का पहला है ही पोसेस फोरमैन सर्टिफिकेट। देखो माइनिंग डिसिप्लिन है तो फोरमैन सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं, है ना। और he has at least 5 year experience in any mine including at least 2 year in working on the mines for which he is nominated। और ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फोरमैन सर्टिफिकेट माइनिंग डिसिप्लिन गलत। हाँ तो ये तो सही है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें से कम 2 साल का उसी माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ उसे वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या है, ही हैज अंडरगॉन एन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस स्पेसिफाइड एंड द सेंट्रल अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, ये भी आपका सही है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर जब बनाया जाएगा तो उसे ट्रेनिंग में भेजा जाएगा जो कि चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव्ड है ना। इसका राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा। और बी एंड सी आपके ऑप्शन में नहीं है। देखिए माइनिंग डिसिप्लिन में फोरमैन सर्टिफिकेट नहीं होता, ओवरमैन सर्टिफिकेट। या तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ ओवरमैन सर्टिफिकेट होता तो आपका ए एंड बी सी तीनों आंसर सही हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि फोरमैन सर्टिफिकेट है तो माइनिंग डिसिप्लिन में ओवरमैन सर्टिफिकेट रहता है, तो यहाँ बी एंड सी ओनली ये आपका राइट आंसर। या तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, बी एंड सी ओनली आपका राइट आंसर है। चलिए, आपका जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है वो किसका एग्जाम्पल है ना। बाईपार्टाइट कमिटी, ट्राईपार्टाइट कमिटी, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए ये सब तो, ये सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए, ये है बाईपार्टाइट कमिटी में क्या होता है, मैनेजमेंट और यूनियन, है ना। मैनेजमेंट या यूनियन या कोई भी दो पक्ष के लोग जब बैठते हैं तो बाईपार्टाइट कमिटी कहता है। ट्राईपार्टाइट कमिटी में तीनों बैठते हैं, मैनेजमेंट के वर्ग लोग भी रहते हैं, यूनियन के लोग भी रहते हैं, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग रहेंगे, है ना। ये तीन तीन पक्ष के लोग जब रहेंगे तो उसे क्या कहलाता है, ट्राईपार्टाइट कमेटी, ठीक। जो डीजीएमएस सेंट्रल गवर्नमेंट डीजीएमएस वाले भी आ जाते हैं, ये भी आपका जो माइंस के मैनेजमेंट वाले हैं, वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन। तो नेशनल सेफ्टी कमिटी जो है वो एग्जाम्पल है ट्राईपार्टाइट कमिटी का। ये क्वेश्चन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि साउंड लेवल ऑफ ऑडियो विजुअल अलार्म शुड बी एटलीस्ट -% हायर देन द एम्बियंट नॉइज लेवल, ठीक है। तो इसका पहले भी ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर सकते हैं कि 5 to 20% क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा आपका जो नॉर्मल एटमोसफियर में नॉइज लेवल है उससे 5 से 20% ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लेक्सिबल केबल्स फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स शैल बी। जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स है माइंस में, उसका जो फ्लेक्सिबल केबल है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल कोर अनलेस रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, टू कोर और मल्टी कोर इवन फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, टू कोर और मल्टी कोर अनलेस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है, ट्रिपल कोर। तो 68 का राइट आंसर है कि जो फ्लेक्सिबल केबल होते हैं पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स का, वो टू कोर होता है या मल्टी कोर होता है, अनलेस रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए जब तक रिक्वायर्ड नहीं होता है तब तक ये क्या होता है, वो टू कोर और मल्टी कोर ही रहता है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक अपन रखते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कुछ काम, ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गया अपना, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। बाकी सर्कुलर के क्लासेस चल रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे से करें, और सर्कुलर का क्लास जब भी करें तो पेन कॉपी लेके बैठे और जो भी इम्पोर्टेंट आता है उसे लिख लें, है ना, क्योंकि सर्कुलर से क्वेश्चंस बनते हैं और सरप्राइज हो सकता है कि पिछले बार मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी रूल
डाल दिया, इस बार शायद सर्कुलर के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दे और डीप क्वेश्चन डाल दे जो आपको किसी ने देखा ही ना हो, है ना। तो प्रिपेयर रहे, सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है हमें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.